हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत लंदन में अपना दौरा तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। कैंप ऑफिस है, कैंप ऑफिस। चले कैंप ऑफिस कह लें। कल वापस आ जाएंगे। जिस लिए गए थे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो जो साबिक़ वज़ीर आज़म वहाँ बैठे हुए नवाज़ शरीफ, उनसे मईशत के बारे में और क्या जल्द इंतखाबात, फ़ौरी इंतखाबात की कोई सूरत हाल निकलती है, उस बारे में बात होगी। तो यही सवाल ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से उस मीटिंग के आखिर में पूछा गया। तो वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह ने उनका क्या जवाब सुनिए। ये PMLN के हाथ में नहीं है। ये फैसला जो है, ये इत्तेहादी जो है हमारे, उनका जो सरबराही जो उनका है फोरम, उसके हाथ में है। अगर वो हमें कहेंगे कि आप पहले करवा दें, पहले हो जाएंगे। अगर कहें मुद्दत पूरी करनी तो मुद्दत पूरी होगी। ये फैसला जो है इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहों का फोरम है उसके पास है। जी कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पहले ही ये इंदिया दे चुके हैं कि जो फ़ौरी इंतखाबात जो है वो शायद हल नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ इस्लाहात हों इंतखाबी। और कौन से इस्लाहात? मैं भी यही क्योंकि बार बार यही बात होती है कि जी देखें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी ये बात की कि जी वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, आप इंतखाबी इस्लाहात कराएं, फिर आप इंतखाबात कराएं। कौन से इस्लाहात? यहाँ इंतखाबी इस्लाहात का मकसद ये होता है कि जिसमें मुखालिफ जो है ना वो एंट्री ना मार सके। अच्छा। सियासी अमल के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को इंतखाबी इस्लाहात तो नहीं हम कह रहे आजकल। नहीं, मतलब वो अलग चीज़ है। अच्छा, बल्कि MQM लंदन का मैंने सुना था, सबने सुना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस लंदन पहली दफ़ा देख रहे हैं हम, जहाँ पर ऑफिशियल वज़ीर आज़म को असली वज़ीर आज़म ने बुलाकर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या दी हैं, गाइडेंस दी है। गाइडेंस अब वो गाइडेंस जूम पे भी हो सकती है, हालांकि तो, हम लोग बहस गाइडेंस तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, अब आपको पता है जो नून क्या ट्वीट हैं, उनमें आप मियाँ साहब का नाम साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं ले सकते। वो है कायद से मुलाकात हुई, तो कायद को एतमाद में लिया। तो दो कायद। अच्छा, ये एक कायद का कल वीडियो भी आया इस पे, वो वाले कायद जिनका नाम नहीं ले सकते, अल्ताफ़ भाई। तो निजी अल्ताफ़ भाई, तो वो जो है निजी कायद। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मुझ पे बड़े सा आप लोग कहते थे कि लंदन से चला रहे हैं, तो अब ये जो हुकूमत चल रही है तो इस बारे में क्या, इस बारह में अल्ताफ़ भाई एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बात से बात निकलती है, आपने नाम ले लिया। आज 12 मई भी है, लंदन में करेंगे। 12 मई भी है आज, और 15वीं बरसी है। 12 मई 2007 को कराची की सड़कों में जो हुआ, 52 लोग मारे गए थे। कराची की आवाम ने जो अपनी ताकत दिखाई थी, वो मुशर्रफ ने मुक्का लहराया था, और लियाकत अली खान के बाद ये दूसरा मुक्का था। लेकिन खैर वो उन्हीं के मुँह पे बाद में पड़ गया। तो वो आज तक वो केस क्या था, वकील कौन थे, गवाह कौन थे, अदालत कौन थी, किसी को कुछ याद नहीं। मुल्जिम कौन थे ये नहीं पता लग रहा था। मतलब सर, इसको ऐसे मैंने कहा कि सर आप इसको लिस्ट में शामिल कर दें। इस तरह के जितने भी वाकयात, आप मीना पोजड़ी ले लें, जितने भी ले लें, जो हमेशा अब एक डब्बे के अंदर ही बंद होंगे। मॉडल टाउन बिल्कुल। मुक्के की आपने बात की, तो बिल्कुल मुक्का चौक, मुक्का इनका भी अब निशान है। जो ये अभी मई में कॉल देंगे खान साहब, और फिर अवाम निकलेगी रोडों पर। और क्योंकि अब ऐसा नहीं, ऐसे लग रहा है कि शायद अब ये जो बात होती है ना कि गुलामी नामंजूर, मैं नाम भूल गया था, कि ये जो बात हो रही थी ना कि इलेक्शंस, अब अगर इत्तेहादियों पर आप डाल रहे हैं तो सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है उसने तो पहले से ही कह दिया, आसिफ अली ज़रदारी। ये जो कहते हैं ना पहले इस्लाहात फिर इंतखाब, मुझे याद आता है पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये भी था। और वो राग उन्होंने चलाया था कोई 10 साल। ये 10 साल तो नहीं चलेगा। अब ये है कि ये कम से कम अगले साल तक तो खींचेंगे कि जी ना रोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और आखिर में हैफेज़ड वे में अलामती तौर पे कुछ इस्लाहात वगैरह का सिलसिला कर देंगे। लेकिन इस्लाहात में मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाहात क्या हो सकती हैं हमारे यहाँ जो सियासी अमल है उसमें आम आदमी का तो कोई दखल है नहीं। तमाम जमातों के जो आप लीडरान देख लें, लीडरशिप देख लें, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह अमीर आदमी है और वो पैसे खर्च सकता है, ज़ाहिर इलेक्शन भी लड़ सकता है, और इन्फ्लुएंस जो है वो जल से भी फंड कर सकता है।
तो आम आदमी की जब तक इसके अंदर दखूल नहीं फरमाएगा 1% अशराफिया जो हाँ। है उसके 80% नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं बिल्कुल फिलहाल, ठीक जी, है जी, और उन्हें ही इस्लाहात करनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और उन्हीं अच्छा के लिए ये बताओ 2017 का जो एक एक्ट आया था, जी 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 इंतखाबात एक्ट, तो वो तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे था ना, अब उसमें और क्या करना है इन्हें? नहीं वो सर वो तो कुछ नहीं, क्या दो चार जुमले इधर उधर चेंज करके वो आपको अवाम की मेमोरी जो है आपको पता है हमारे यहाँ जो है ना वो पिछले साल तक पिछले चंद महीनों तक होती है, तो वो अब किसको याद है कि 2017 में कौन से हमें ये याद है कि 40 साल पहले क्या होता है, हमें ये नहीं याद रहता कि 40 दिन पहले क्या हुआ है। ये है एक और मुझे ऐसा लगता है कि इंतखाबी इस्लाहात का बुखार दिखा के, मुक्का दिखा के, असल मसला ये है कि नैब की इस्लाह, उस पे फौरन इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, well हो भी जाना चाहिए क्योंकि पहले भी यही लाए थे। हाँ। और नैब को अगर FIA बना दिया जाए तो क्या कहना है? कल जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो है हमें किसी ऐसे बंदे को वो करना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट हो या कोई इस तरह का। मज़े की बात ये है कि ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं ये भी जरदारी साहब की ही जो है चॉइस थी, और इन्हें जो है फारूक नाइक साहब लेके आए थे कि जनाब ये चेक करें दाना, ये आपको जो है ना कभी आइंदा मुश्किल नहीं हाँ, वो नहीं आपको मुश्किल नहीं होगी सो लॉन्ग एज आप पावर में हो। हाँ, देखो ये मेन होता है। देखिए आप ये नैब चेयरमैन, आप ये नैब चेयरमैन, आप कोई भी नैब चेयरमैन, इसी नैब के ऊपर आप कोई भी चेयरमैन लगा दें, वो उनके साथ ही जाएगा, जाहिर है जो हुकूमत में। कुछ लोग होते हैं काले चूरन की तरह, कुछ लोग काले चूरन की तरह होते हैं, वो पेट के दर्द से लेके कैंसर तक हर मसले का इलाज होता है। अब काले चूरन से मुझे याद आया मसलन गुलाम इसा खां साहब, वो हर हुकूमत में फिट होते थे। रोहित अब अपने जो हैं चेयरमैन नैब, अच्छा चेयरमैन नैब से याद आया परसों मियाँ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कहने लगे कि ये जो मुल्क है इस वक्त सर से पाँव तक बहरान में डूबा। बिल्कुल, एक वक्फा ले। वेलकम बैक, और बात करेंगे इस वक्त मुल्क में पानी का शदीद बहरान है। जो बड़े रेजरवायर्स हैं मंगला और तरबेला, और वो तकरीबन जो डेड लेवल है उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। जो दरिया है वो सूखे पड़े हुए हैं, तो लाजमन उनसे जो नहरें निकलती हैं वहाँ पर भी पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर इस वक्त इलाके हैं उनमें चोलिस्तान है, डेरा बुगती है, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा पंजाब में भी जनूबी पंजाब, वहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला जो है सिंध में 60% 60 से 70% शॉर्टेज है। ग्लेशियर पिघलने का अमल तो शुरू हो गया है, मगर कहा यह जा रहा है कि अभी उसमें वक्त लगेगा जब तक यहाँ पानी पहुँचेगा। दरियाए सिंध की जो तस्वीर आज के अखबारात में शाया हुई हैं वो मुकम्मल लग रहा है कि सिर्फ रेत का दरिया है, वहाँ पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो चोलिस्तान में हुआ है, जहाँ मवेशी, दर्जनों मवेशी बल्कि सैकड़ों मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। बीमारियां फूट पड़ी हैं। डेरा बुगती के अंदर जो हैज़ा है वो फूट पड़ा है। तकरीबन 1800 से ज़ायद लोग इस वक्त मुतासर हैं वहाँ पर, और जो कम से कम 13 लोग वहाँ हलाक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चोलिस्तान से हमारे नुमाइंदे हैं, वो इमरान भिंडर मौजूद हैं। इमरान, चोलिस्तान में जो सिचुएशन है आप कवर कर रहे हैं 2-3 रोज़ से, वहाँ पर कितना नुकसान अभी तक हुआ है? जी मुबशर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम एंड इट्स ऑनर फॉर मी टू टॉक टू ऑल यू थ्री ऑफ यू। चोलिस्तान में गुज़िश्ता 4-5 रोज़ पहले जो हमारे पास खबर आनी शुरू हुई वो बड़ी डेंजरस थी कि हमारे पास जो तादाद आई भेड़ों के हलाकत की, उसकी तादाद 200 से ज़्यादा बताई जा रही थी, जिसमें काफ़ी परेशानी लाहक हुई। इदारों से, जिसमें चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, महकमा लाइफ स्टॉक है, उनसे कंफर्मेशन शुरू की और कुछ फुटेजेस भी आनी शुरू हुई हमारे पास। कुछ मकामी सतह से लोग खुद बना के जो भेज रहे थे फुटेजेस, कुछ मिक्स सोशल मीडिया पे पुरानी भी फुटेजेस चल रही थी, तो इसलिए काफ़ी मामला बड़े गंभीर चल रहे थे। खैर कन्फ्यूजन थी। इदारों ने जो कंफर्म किया शुरू में, तो वो तो 50 भेड़ें बता रहे थे कि जी 50 भेड़ें हलाक हुई हैं, लेकिन मकामी लोग जिनकी भेड़ें हलाक हुई थी और दीगर जो मकामी लोग थे जो इस तरह का चरवाहों का काम करते हैं, जानवर पालते हैं, उनका कहना था कि 200 से ज़ायद भेड़ें। तमाम फिर हमने जो फाइंड आउट किया कि इसकी हलाकत की वजह क्या है। देखिए बारिशें तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे मुल्क में इस वक्त खुशहाली की
हालत है। और स्पेशली चोलिस्तान में तो हर साल ये एक सीजन आता है कि जिसमें खुश्क साली होती है, बारिशें नहीं होती हैं और पानी की कमी हो जाती है। और महकमा मौसमियात ने पहले से हीट वेव का इंडिकेशन किया हुआ था कि हीट वेव आ रही है और अभी भी जारी है। भावलपुर में तो अगर शहर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चोलिस्तान में 5-7 डिग्री ज्यादा ही होता है। तो हुआ ऐसे कि जब हमने फाइंड आउट किया कि ये भेड़ें मरी कैसे हैं, तो उनकी वजह ये समझ आई कि एक चरवाहे ने सिर्फ एक ही रेवड़ की जो भेड़ें हैं वो हलाक हुई, और तादाद जो हमें कंफर्म हुई वो 125 थी। वो हीट वेव की वजह से जो हीट स्ट्रोक हुआ उन्हें, जिसकी वजह से भेड़ें 125 हलाक हुई। ताहम पानी की किल्लत तो डेफिनेटली पूरे चोलिस्तान में है, लेकिन होता यह है कि जितने भी ये चरवाहे हैं डीप चोलिस्तान में चले जाते हैं जहाँ पर चारा तो होता है लेकिन पानी नहीं होता। चोलिस्तान के जितने भी जानवर हैं, तकरीबन 13 लाख से ज्यादा जानवर हैं, जिसमें गाय, ऊंट, भेड़, बकरी शामिल हैं। ये एक तरह से जंगली हयात की तरह जान पलते हैं। और जंगली हयात जो होती है ये बारिश के पानी पे पलती है, और बारिश का पानी जो होता है वो डेफिनेटली आलूदा पानी होता है। लेकिन इनमें जो कुव्वत मुदाफ़त होती है इन जानवरों में, वो उस पानी को पीकर कुव्वत मुदाफ़त होती है कि वो उसको सर्वाइव कर सकें। लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी और हीट वेव इतनी शदीद थी कि ये एक तो वो कंटेमिनेटेड पानी जो था, आलूदा पानी पिया हुआ था, जो कि डेफिनेटली अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़त को कम कर रहा था जानवरों की। ऊपर से हीट वेव जो थी, हीट की वजह से जानवरों की इंसान भी तो वहाँ वही पानी पीते हैं ना। जी बिल्कुल वसत अल्लाह साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैंने तो खुद उन टोबों का पानी पिया, बल्कि खुद देखा भी है। इंसान भी उसी टोबे से पानी पी रहे होते हैं। कुंड होते हैं वहाँ पर जहाँ पर इंसान और जानवर दोनों पानी पीते हैं। टोबे भी होते हैं और बारिश का पानी जो होता है वही सेव होता है। ताम जब भी कोई नागहानी आफत आती है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, तो उसके बाद इदारों को जाग भी आ जाती है और फिर उनकी दौड़ें भी लग जाती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब ने भी नोटिस लिया था और मकामी इंतजामिया कमिश्नर इमरान, वो ठीक है, नोटिस लोगों ने नकल मकानी भी की है वहाँ से। जी, ये एक सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि चोलिस्तान में लोगों को इस बात पे माइल करना कि भाई हर साल ये सीज़न आता है गर्मी का, तो आप लोग अपने जानवरों को लेके कम से कम आबादी के करीब जहाँ पर पानी मुयस्सर है, महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी पाइपलाइन 8 पाइपलाइनें काम कर रही हैं जो कि 600 किलोमीटर का अहाता कवर करती हैं जहाँ तक पानी मौजूद है। लेकिन मजबूरी ये है उन चोलिस्तानियों की कि तमाम जानवर जो हैं उनका जरिया मुआशी यही है, और जहाँ पे चारा है वहाँ पानी नहीं है, और जब वहाँ पे जहाँ से पानी होता है वहाँ चारा नहीं है। तो जब वो आबादी के करीब आते हैं तो उन्हें चारा मोल खरीद कर उनको खिलाना पड़ता है, जो कि डेफिनेटली 1000 या 100 की तादाद में जानवर होगा तो उसको मोल चारा खरीद के खिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये एक फ्री चारा होता है, लेकिन चारा दूर है जिसकी वजह से पानी से वो दूर हो जाते हैं। जब वो पानी से दूर होते हैं और हीट वेव आती है तो गर्मी होती है, पानी की किल्लत होती है, तो इस तरह जानवरों की हलाकत होती है। अच्छा भिंडर साहब, आप हमें ये बता सकते हैं, चोलिस्तान का तो आपने तफसीलन बता दिया कि मुल्तान से लेके और सादकाबाद तक जनूबी पंजाब है जिसमें डेरा गाजी खान और राजनपुर भी आता है, वहाँ खुश्क साली और पानी की किल्लत का क्या हाल है? हमने सुना है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है मुल्क में वो जनूबी पंजाब और सूबा सिंध है, तो जनूबी पंजाब का जो काश्तकारी इलाका है उसका ज़रा बताएं। बिल्कुल वसतला साहब, आपने बड़ा ही टाइमली सवाल ये किया जिसका मैं आगे थोड़ी सी पहले बताने भी वाला था। हमारे चोलिस्तान में जो फ्लड कैनाल्स हैं उनमें पानी किसी किसी वक्त छोड़ा जाता है जो कि फालतू पानी होता है, और कुछ ऐसे फ्लड नहरें हैं जो कि तामीर शुदा हैं और जिनका पानी भी बाकायदा बंधा हुआ है पानी। लेकिन अब होता यहाँ पे क्या है कि चोलिस्तान में सिर्फ 2 ही फसलें होती हैं, गंदम और राय। और इस गंदम और राय पे जो जितने भी बाअसर लोग हैं, जिसमें सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, अपर पंजाब के लोग मौजूद हैं जिन्होंने चोलिस्तान की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, उन नहरों के पानी से वही लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं जो कि फ्लड कैनाल से अपनी मर्जी से उन नहरों में पानी भी चलवा लिया जाता है और अपनी मर्जी से अपने खेतों को पानी दे दिया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल हारी है, जो एक्चुअल चोलिस्तानी है, वो अपने जानवरों को भी पानी पिलाने से महरूम रह जाता है, अपने खेतों को पानी पिलाने से भी महरूम रह जाता है। तो ये जो जनूबी पंजाब का सवाल पूछा था इन्होंने कि वहाँ पर क्या उस वक्त सूरत हाल है, डेरा गाजी खान या जो राजनपुर मुल्तान में अभी आम की फसल आने वाली है और ये जो है खरीफ की फसल है ये भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ भी किसानों को पानी वानी मिल रहा है। चोलिस्तान को छोड़ दें, चोलिस्तान से बाहर निकल के बताएं। जी बिल्कुल वसला साहब, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जनूबी पंजाब का आम जो है वो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े अच्छे से पसंद किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है, इस साल आम की फसल निहायत कम होने जा रही है और आम की जो क्वालिटी है वो भी नहीं पूरी होगी, इस वजह से कि नहरों में पानी ही पूरा नहीं दिया जा रहा। बारिशें तो चलो कुदरती वजह से नहीं हुई, लेकिन महकमा अनहार ने भी जो पानी जिन नहरों में होना चाहिए और जहाँ जिन नहरों से पानी फसलों को या बागात को लगता है, इस साल वहाँ भी पानी की शदीद किल्लत है, क्योंकि पीछे उनका कहना है कि दरियाओं से पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से नहरों में पानी हम मिकदार से कम छोड़ रहे हैं। और जब मिकदार से कम पानी छोड़ेंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं जो टेलों में बैठे हैं, जहाँ पे आपने राजनपुर डेरा गाजी खान का जिक्र किया, वो तो टेल पे बैठे हैं,
तो टेल पे तो पानी उस वक्त पहुंचेगा जब नहर पूरी भरेगी, तो टेल पे पानी पहुंचेगा। तो नहरें को हालत ये है कि इस वक्त तकरीबन नहरें जो है वो खुश पड़ी। अच्छा, सिंध में भी यही हाल ठीक है, थैंक यू सो मच। जो गुद्दू बैराज से निकलने वाली नहरें हैं, जो पहला बैराज है पंजाब से आते ही, वो सारी की सारी बंद है। उसके बाद आता है सखर बैराज, जिससे 7 नहरें निकलती हैं। उसमें पानी की 60% कमी बताई जाती है। उसके आगे आता है कोटरी बैराज, यहाँ पे पानी का जो बहाव है इस वक्त वो है ज़ीरो। अच्छा, उसकी वजह से हो यह रहा है। अच्छा, फिर एक और चक्कर भी चल रहा है। 2 लिंक कैनाल्स हैं जो पंजाब की जो इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत आती हैं। एक तो चश्मा जेलम लिंक कैनाल है, और दूसरी जो है तौसा, हाँ जी, वो पंजनद लिंक कैनाल। अच्छा, उसके बारे में एक वर्बल एग्रीमेंट जो है वो है दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान के, सिंध को बता के तो फिर आप पानी, जब सिंध की ज़रूरियात पूरी हो जाए और इजाफी पानी हो तो आप करें। अच्छा, अब फ्लड का मौसम आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना है, और इस वक्त पूरा जो चटियल काम है उसके बावजूद पंजाब वालों ने वो कैनाल्स चलाई हैं, और सिंध ने कोई बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं किया है, और उन्होंने भी 1-2 दिन के लिए ये चलाई हैं। अच्छा, पिछले साल भी ये कोई ऐसा नहीं कि इस साल ही ये बुरान हुआ, पिछले साल भी सिंध में पानी की कमी 32% के करीब थी इन्हीं दिनों में। और फिर उसके बाद आपको पता है फिलिंग हो जाती है जब बारिशें होती हैं, और उस वक्त जब 32% थी पिछले साल, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि 60 साल में सबसे ज़्यादा कमी है जो सिंध को पानी मिल रहा है। अब ये कमी पहुंच गई है 60% से ऊपर। तो ये तो इसका मतलब है कि जब से पाकिस्तान बना है या पाकिस्तान बनने से भी पहले, आई एम नॉट श्योर नए रिकॉर्ड ही सेट के नए रिकॉर्ड सेट हुए हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में हो क्या रहा है, जो पानी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है, चाहे वो शहरी इलाका हो या गोट का इलाका हो, कहीं भी। सिंध में कोई 2-3 साल पहले एक सर्वे भी हुआ था ड्रिंकेबल वाटर के बारे में, कहीं भी कराची समेत वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। फिर आपने अभी जी बिल्कुल, ये कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट, मतलब रिसर्च किया, एक तो लियारी में की है और फिर कुछ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में की है, और वहाँ वाटर कंटेंट में आर्सेनिक की मिकदार ख़तरनाक लेवल्स तक है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि इस पर हमें बेहतर थोड़ी मज़ीद डिटेल में भी बात करनी होगी। आपको याद होगा कि नबील नियाज़ी भी हैं, वो एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी वो भी आर्सेनिक फिल्ट्रेशन पर काम कर रहे थे, वो तरबूज को इस्तेमाल करके। अगर आपको याद होगा उनसे भी हमने एक दफ़ा बात की थी, लेकिन इसको फिर हमें तफसील में मसला ये होता है कि पंजाब के अंदर तो चले जो आप कुएँ खोदते हैं या जो ग्राउंड वाटर, तो वो मीठा पानी है वहाँ पे। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सिंध में ख़ुसूसन साहिली इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन दरिया के साथ साथ जो है वो तो फिर मीठा पानी होना चाहिए ना। अब देखो, ट्रेजेडी मैं कहूँगा, ब्लेसिंग भी है, ट्रेजेडी भी है कि एन सेंट्रल सिंध में गम्बट में लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत मॉडर्न किस्म का हॉस्पिटल है, जहाँ नो डाउट कि फ्री या सस्ता इलाज होता है। लेकिन इर्द गिर्द पानी का मसला बहुत ही सीरियस है कि साफ़ पानी मैसर नहीं है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल हो। तो अगर आधा पैसा लगेगा ना, उसको अगर पानी की सफाई के लिए या अवेलेबिलिटी में लगा दिया जाए, तो जो लिवर से रिलेटेड बीमारियाँ या पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जिनकी वजह से बड़ों को तो छोड़ें, पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 बच्चे वो सिर्फ पेट की बीमारियाँ जो कि बहुत ही मामूली अंदाज में हल हो सकती हैं, वो मर जाते हैं। हम जो कहते हैं ना, दहशतगर्दी में 80,000 लोग मर गए, सालाना 60,000 बच्चे जो हैं बग़ैर दहशतगर्दी के सिर्फ पेट की बीमारी, दस्त और वगैरह से है। इसीलिए आप देखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी पानी की कमी का हैज़े से या डायरिया से क्या ताल्लुक़ है। मसला ये है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है तो आपकी पानी की कंजम्पशन जिसमें बढ़ जाती है। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर बाहर होते हैं, गोला गंडा खा लिया, ये कर लिया, अब उसमें ये नहीं पता कि किस तरह का पानी है, क्या है, वो हो जाता है पेट ख़राब। वालिदैन को समझ में नहीं आती, और वो एक जो सिंपल इलाज हो सकता है डायरिया का, उसको छोड़ के वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कुछ का हो जाता है काम, कुछ का नहीं हो जाता है।
तो इसकी वजह से वाटर रिटेंशन का इशू हो जाता है। और फिर वो आपने जो अमवात की बात की, अच्छा ये सिर्फ आपने पीर को या डेरा मुफ्ती की बात की है, कराची से लेके घोटकी तक इस वक्त ये मसला मौजूद है और इसका ताल्लुक पानी की कमी और जो पानी अवेलेबल है पोल्यूटेड वाटर उससे डायरेक्ट लिंक है। पीर को की आपने जो डेरा मुफ्ती की शुरू में बात की थी, जो सेंटर है इस पर डायरिया के एपिडेमिक उसका, तो वो है पीर को का इलाका, 35,000 की उसकी आबादी है। अगरचे के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी तौर पे 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब वो 1 करोड़ रुपया जो है वो बड़ा लंबा रास्ता है, पहुँचते पहुँचते आपको पता है कि क्या हो जाएगा। आज भी 75 साल बाद भी जो इलाका आपको सबसे ज़्यादा गैस फराहम करता है और बाकी चीज़ें फराहम करता है, वहाँ पीर को के इलाके में OGDC पानी सप्लाई कर रही है। सरकारी काम जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है और हर साल तरक्याती फंड, हर साल वाटर सप्लाई का फंड सब मंजूर होते होंगे। कोई आप कागज़ नहीं दिखा सकते किसी साल का जो खाली हो, लेकिन सूरत हाल वहाँ पे ये है इस वक्त। आपसे भी यही बात हुई कि जी सिंध के पानी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जो है वैसे कोशिश ना करें तो अच्छा। हाँ, एक और पॉइंट मेरे जहन में चलते चलते आया, शिस्पर ग्लेशियर हमने उससे बात नहीं की थी जो पिछले हफ्ते फटा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, 2020 फरवरी से लेके अब तक चौथी बार ये ब्रस्ट हुआ है शिस्पर ग्लेशियर। और उसकी वजह यही है कि चूँकि गैर मामूली दर्जा हरारत होता है, ऊपर बज़ाहिर आपको बर्फ़ नज़र आती है, नीचे से वो पानी बनता रहता है और फिर अचानक पानी का प्रेशर जो है वो एकदम फट जाता है। इस बार ज़ाहिर है कि शिद्दत की गर्मी पड़ी है, वो ये है जिस तरीके से हम जैसे मुल्क क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहे हैं, हमारे बस में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ है। अच्छा, तो उसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, 2040 के बाद ये बताया जा रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, 2040 के बाद ये जो ग्लेशियर्स हैं ये नहीं रहेंगे। और फिर जब ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो पानी पहाड़ों से नीचे नहीं आएगा और फिर अल्लाह बेहतर जानता है क्या सूरत हाल होने वाली। बिल्कुल। तो अब जो करना है वो शेर को करना है। ऑलरेडी मेरे ख्याल में 2025 तक की तो हमेशा सारे बात करें, 2025 में बहुत क्रॉनिक जो है ना, हालांकि यूनाइटेड नेशन के जो मुतल्लिका इदारे वगैरह हैं वो हमें इस तरह के सारे मसाइल के लिए ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए ग्रांट्स इमदाद वगैरह देते हैं। क्लाइमेट मिनिस्ट्री के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तवक्को ये है कि शेरी रहमान साहिबा जो कि इस वक्त माहौलियात की वज़ीर हैं और पिछली जो वज़ीर थी उनके मुकाबले में बहरहाल वो उनके ज़्यादा इल्म है हालात की संगीनी का, वो किसी वक्त बताएं क्लाइमेट मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग करते हुए कि चैलेंजेस से निपटने के लिए फंड्स तो सारे बाहर से आ रहे हैं, वो कंज्यूम कैसे हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं और उनका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। आज तक क्लाइमेट मिनिस्ट्री तो बन गई है लेकिन ये हमें आज तक नहीं पता चल सका है। पहले वज़ीर माहौलियात थे आसिफ अली ज़रदारी, अगर आपको याद हो, और जब मिनिस्ट्री बनी थी केयर टेकर गवर्नमेंट में गुलाम इसाक खान साहब मौजूद थे। तो लेट्स होप। जनाब आज के लिए इतना ही, फिर होंगे कल। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।